नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। पर्यावरण अध्ययन के इस क्रम में हम आज बात करेंगे पर्यावरण भूगोल की, जिसके अंतर्गत हमें 3 मुख्य टॉपिक को कवर करना है जो काफ़ी बड़े हैं, जिसमें पहला टॉपिक वायुमंडल है, दूसरा स्थलमंडल और तीसरा जलमंडल। वायुमंडल एक विस्तृत टॉपिक है, लेकिन आमतौर पर मैंने देखा है कि अधिकतर लोग इसको बहुत शॉर्ट करके पढ़ा देते हैं। शॉर्ट से मेरा तात्पर्य है कि मैंने जहाँ भी इसके लेक्चर देखे यूट्यूब पे या कहीं और भी, तो वहाँ मैंने ये देखा कि सीधे लोगों ने क्या किया है कि वायुमंडल को सिर्फ परतों में बांटा है और बांटने के बाद उसको सीधे परतों की विशेषताओं के आधार पर पढ़ा दिया है। हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक किसी भी टॉपिक को आप ठीक से ना पढ़ें, ठीक से मेरा तात्पर्य उसके सभी छोटे छोटे बिंदुओं को ठीक से ना समझें, उससे जुड़े सभी कॉन्सेप्ट को ना समझें, तब तक मैं समझता हूं कि उस टॉपिक को पढ़ना ठीक नहीं है। क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा आप घुमा के आते हैं और उन चीज़ों से ज़्यादा पूछे जाते हैं जिन्हें आमतौर पर छात्र नहीं पढ़ते। तो शुरू करते हैं वायुमंडल टॉपिक को, और इसे हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि थोड़ा ये बड़ा है। तो शुरू करते हैं, समझते हैं पहले वायुमंडल क्या है। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, पर्यावरण भूगोल टॉपिक वायुमंडल, जिसको हम इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। देखो वायुमंडल क्या है। वायुमंडल वायु का विस्तृत भंडार है। वायुमंडल वायु का विस्तृत भंडार है जिसने पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। अब वायु क्या है, तो आप समझिएगा कि सबसे पहले मैंने कहा वायुमंडल वायु का विस्तृत भंडार है जिसने पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। वायु क्या है, तो वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। बहुत सारी गैसें मिक्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारी गैसें मिक्स हैं। ये जो गैसें मिक्स हो गई हैं इसी को हम वायु कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभार वायु के साथ एक शब्द और आता है पवन। वायु को तो हम एयर कहते हैं और पवन को हम विंड कहते हैं। तो ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? विभिन्न गैसों के मिश्रण को तो वायु कहा जाता है, लेकिन जब ये वायु क्षैतिज गति करने लगे, क्षैतिज गति से मेरा तात्पर्य है ये हॉरिजॉन्टल गति करने लगे पृथ्वी पर कहीं भी, तब इसको पवन कहते हैं। अर्थात जब वायु गति करने लगे और गति की दिशा कैसी हो, क्षैतिज, ना कि ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल ना होकर क्षैतिज हो, तो इस वायु को पवन कहते हैं। तो वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। बहुत सारी गैसें मिलकर वायु बनाती हैं और वायु के विस्तृत भंडार को वायुमंडल कहते हैं, जिसने पृथ्वी को चारों ओर से घेरा हुआ है। तो आपके सामने लिखा है वायुमंडल, पहला पॉइंट, वायु का विस्तृत भंडार जिसने पृथ्वी को चारों ओर से घेरा हुआ है। अब देखिए वायुमंडल पृथ्वी पर क्यों है। तो वायुमंडल पृथ्वी पर होने की वजह है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा है कि उससे पृथ्वी का पलायन वेग भी ज़्यादा हो गया है। देखिएगा पलायन वेग क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण आप समझते होंगे, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड का ये गुण होता है कि वो दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके इस मूलभूत गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण संबंधी न्यूटन के नियम आपने पढ़े होंगे, मैं फिजिक्स में आपको बहुत डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा। तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है और उसका यही मूलभूत गुण गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। हर एक पिंड का अपना गुरुत्वाकर्षण बल अलग होता है। पिंड छोटा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, पिंड बड़ा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा। अब गुरुत्वाकर्षण बल के बाद एक बात आती है पलायन वेग। तो पहले पलायन वेग समझिए आप। हम समझ रहे हैं कि वायुमंडल पृथ्वी पर क्यों है। तो गुरुत्वाकर्षण आपने समझा। वायुमंडल के बाद, गुरुत्वाकर्षण के बाद बात करते हैं पलायन वेग की। तो देखिएगा, आप पृथ्वी पर कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हो तो नीचे आ जाती है। जैसे ही आपने कोई भी चीज़ का बॉल हो या कोई ईंट का टुकड़ा हो या कुछ भी हो, आपने कितनी भी तेज़ी से ऊपर फेंका हो, वो नीचे आगे गिरता है। उसका रीज़न क्या है कि किसी भी चीज़ को हम जब फेंकते हैं तो पृथ्वी उसको अपने गुरुत्वाकर्षण से अपनी ओर आकर्षित करती है और एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद फिर वो वापस नीचे आ जाती है। लेकिन अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी से बाहर फेंकना चाहें कि वो पृथ्वी से बाहर जाके अंतरिक्ष में चली जाए, वापस पृथ्वी पर ना आए, तो इसके लिए हमें समझना पड़ता है कि पलायन वेग क्या है। पलायन वेग इंग्लिश में इसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। देखिए पलायन वेग क्या है। फिजिक्स में इसके बारे में बहुत विस्तार से बात करेंगे, लेकिन यहाँ जिक्र आया तो ज़रूर बात करेंगे। तो पलायन वेग क्या होता है? वो है न्यूनतम वेग, यानी कि वो कम से कम वेग
जिससे फेंका गया कोई पिंड वापस लौटकर पृथ्वी पर ना आए और अंतरिक्ष में चला जाए। यानी कि आपने ये मारकर फेंका, नीचे आ गया, फिर फेंका, नीचे आ गया। लेकिन अगर आपने इस मारकर को मिनिमम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये पृथ्वी का पलायन वेग है, पृथ्वी का, हर ग्रह का अपना अलग है। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना बता रहा हूँ मैं आपको, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऐसे फिजिक्स में बात करेंगे तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आपने इस मारकर को इतने वेग से फेंका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो ये वापस लौट कर पृथ्वी पर नहीं आएगा, क्योंकि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड क्या है, पृथ्वी का पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है, वह वेग जिससे फेंका गया कोई पिंड वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा। और पलायन वेग का गुरुत्वाकर्षण से क्या संबंध है कि पलायन वेग का जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है VE बराबर √2GR। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है किसका, पलायन वेग का। निश्चिंत रहिए, फिजिक्स में बहुत बारीकी से बात करेंगे। VE का मतलब है एस्केप वेलोसिटी, E का मतलब है एस्केप पलायन, V का मतलब वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या है, √2GR। तो देखिए 2 न्यूमेरिक वैल्यू है, ये फिक्स रहती है। G जिस ग्रह का आप निकालना चाह रहे हैं, जिस ग्रह का, जिस उपग्रह का आप पलायन वेग निकालना चाह रहे हैं, उसके गुरुत्वाकर्षण का मान आपको यहाँ रखना होगा। जैसे पृथ्वी का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और उस ग्रह या उपग्रह की आपको त्रिज्या यहाँ रखनी है। उस ग्रह की त्रिज्या या उपग्रह की त्रिज्या का मान यहाँ रखना है। कैलकुलेशन जब करेंगे तो जो मान आएगा वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा उस ग्रह या उपग्रह की या कोई भी पिंड है उसका पलायन वेग। तो इस तरह से हमने कैलकुलेशन किया तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना आता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो जितना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा उतना ही ज़्यादा पलायन वेग होगा, और पलायन वेग जितना ज़्यादा होगा तो चीज़ें उस ग्रह या उपग्रह को छोड़कर नहीं जा पाएंगी। अब समझिए, देखिए चंद्रमा पर भी गुरुत्वाकर्षण है, चंद्रमा पर भी गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन कितना है, पृथ्वी से 1/6, यानी कि कम है। और कम होने की वजह से उसका पलायन वेग भी कम होगा। तो चंद्रमा का पलायन वेग कितना है, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। तो देखिएगा पृथ्वी की तुलना में काफ़ी कम हो गया। क्यों, क्योंकि चंद्रमा का G का वैल्यू, गुरुत्वाकर्षण का वैल्यू पृथ्वी से 1/6 है, और चंद्रमा की त्रिज्या बहुत छोटी है, चंद्रमा बहुत छोटा पिंड है, तो उसका पलायन वेग भी कम आया, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। अब पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, और जो पृथ्वी पर गैसें हैं, गैसों के अणुओं की गति होती है। आपने देखा होगा, कभी आप किसी कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलें तो उसके गैस के अणु बहुत तेज़ी से भागते हैं, अर्थात गैस के अणुओं की गति है। ये गैस के अणु पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन गैस के अणुओं की जो गति है वो पृथ्वी के पलायन वेग से कम है। अगर इन गैसों के अणुओं की गति पृथ्वी के पलायन वेग से ज़्यादा होती और पृथ्वी को छोड़कर चले गए होते, और इन्हीं गैसों के अणुओं की जो गति है वो चंद्रमा के पलायन वेग से ज़्यादा, इसलिए ये अणु चंद्रमा को छोड़कर चले गए हैं। इसीलिए चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण तो है, लेकिन वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वायुमंडल वायु के विस्तृत भंडार को कहते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। जब ये वायु गति करती है तो पवन कहलाती है, और वायुमंडल ने पृथ्वी को चारों ओर से घेरा हुआ है। और वायुमंडल पृथ्वी पर क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, और उसकी वजह से पृथ्वी का पलायन वेग जो कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। इस पलायन वेग की वजह से गैसों के अणु पृथ्वी को छोड़ के नहीं जा पाते, इसीलिए पृथ्वी पर वायुमंडल है। तो आपने समझा वायुमंडल क्या है। अब देखिए वायुमंडल का कार्य क्या है। वायुमंडल का कार्य क्या है, मैंने आपको बताया था पुराने लेक्चर्स में, जैव मंडल। जैव मंडल के लिए 3 चीज़ें चाहिए हमें, स्थल मंडल चाहिए, जल मंडल चाहिए और वायुमंडल चाहिए। तो वायुमंडल क्या करता है, पृथ्वी के जैविक घटकों को, वायुमंडल का काम क्या है, पृथ्वी के जैविक घटकों को सबसे पहली चीज़ ये आवश्यक गैसें उपलब्ध कराता है कि जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जंतु हों, उनके लिए आवश्यक गैसें कौन प्रदान करता है, वायुमंडल। भाई हम इंसानों को ऑक्सीजन चाहिए, पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, तो इस तरह की गैसेस कौन उपलब्ध कराता है, वायुमंडल। अर्थात वायुमंडल का पहला कार्य कि वायुमंडल पृथ्वी के जैविक घटकों को आवश्यक गैसें उपलब्ध कराता है। कौन कौन सी गैसें हैं बात करेंगे उनकी। दूसरा काम, वायुमंडल सूरज से आने वाली ऊष्मा को कुछ इस तरह से कंट्रोल करता है कि पृथ्वी का जो तापमान है वो ना ज़्यादा हो पाए ना कम हो पाए। अर्थात वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन योग्य तापमान को बनाए रखने में मदद करता है।
तो दो कार्य हो गए। पहला कार्य आवश्यक गैसें प्रदान करना, दूसरा कार्य पृथ्वी के औसत तापमान को नियंत्रित करना, और तीसरा काम है पृथ्वी पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अब देखिएगा जल की उपलब्धता वायुमंडल से कैसे सुनिश्चित होगी। देखिएगा पृथ्वी पर 71% जल है, बाकी 29% स्थल है। आप जानते हैं ये फैक्ट बहुत कॉमन है। अब जल कहाँ है? समुद्रों में है सबसे ज़्यादा, उसके बाद ग्लेशियर, और वहाँ से नदियाँ निकलती हैं। और नदियाँ क्या होती हैं? पानी को ग्लेशियर से ले जाके, बर्फ़ जब पिघलती है नदियाँ निकलती हैं, और नदियों से पानी समुद्रों में पहुँच जाता है। अब क्या होगा? समुद्रों से पानी भाप बन के ऊपर उड़ेगा, और भाप बन के जो ऊपर उड़ेगा तो वो बादलों के सहारे दूसरी जगह मूव करेगा, और वहाँ बारिश होगी, तो पानी वापस आ गया नहीं आ गया, तो जल चक्र कहते हैं। तो जल चक्र में किसकी भूमिका है? वायुमंडल की। और वायुमंडल की परतें मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। तो वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है क्षोभमंडल, वो ये सारे काम करती है। तो पृथ्वी पर जल है, लेकिन जल की उपलब्धता भी जगह जगह सुनिश्चित करना किसका काम है? वायुमंडल का। तो वायुमंडल के 3 कार्य आपने समझे। पहला कार्य कि पृथ्वी के जैविक घटकों को आवश्यक गैसें उपलब्ध कराता है। दूसरा कार्य पृथ्वी के तापमान को 15 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखता है। देखिएगा जीवन जीने के लिए सही तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। ज़्यादा होगा तो समस्याएं होंगी, कम होगा तो भी समस्याएं होंगी। तो तापमान नियंत्रण किसके द्वारा होता है? वायुमंडल के द्वारा। और तीसरा एक काम है कि पृथ्वी पर जल चक्र को सुनिश्चित करने में वायुमंडल का कार्य है। तो आपने समझा वायुमंडल क्या है, पृथ्वी पर क्यों है, और वायुमंडल के कार्य क्या हैं। अब बात करते हैं वायुमंडल के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो ध्यान रखिएगा वायुमंडल मुख्यतः 3 घटकों से मिलकर बना है। तो वायुमंडल के 3 घटक मेन है। पहला घटक गैसें, दूसरा जलवाष्प अर्थात पानी का गैसीय रूप, और तीसरा घटक है एरोसॉल। तीनों की बात करेंगे तो वायुमंडल के 3 घटक मुख्यतः हैं, जिसमें पहला है गैसें, दूसरा जलवाष्प, और तीसरा है एरोसॉल। बात करते हैं गैसें की। तो वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं इनकी आपने देखा वो परसेंटेज है, उसकी एक टेबल जब आप मुझे मैसेज करेंगे नोट्स, उसमें आपको सबकी टेबल मिल जाएगी। मैं मुख्य गैसों की बात करूंगा, बाकी सभी गैसों को आपको टेबल मिल जाएगी उसमें नोट्स में, किसका कितना परसेंटेज है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ डिस्कस करूँगा। तो वायुमंडल के 3 घटक हैं, पहला गैसें, दूसरा जलवाष्प, और तीसरा एरोसॉल। सबसे पहले बात करते हैं जो घटक है गैस। तो वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है, स्थायी गैसें और अस्थायी गैसें। देखिएगा स्थायी अस्थायी का मतलब ये नहीं है कि स्थायी हैं, अस्थायी कभी होती हैं कभी नहीं होती, ये रहती हमेशा हैं। स्थायी गैसों से तात्पर्य है कि वे गैसें जिनका वायुमंडल में परसेंटेज अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, वो घटती बढ़ती नहीं है, उन्हें स्थायी गैस कहते हैं। और वे गैसें जिनका अनुपात घटता बढ़ता रहता है उन्हें अस्थायी गैसें कहते हैं। अर्थात वायुमंडल का पहला घटक गैसें 2 भागों में बांटा हमने। पहला भाग स्थायी गैसें अर्थात जिनका अनुपात स्थिर रहता है वो स्थायी गैसें, और जिनका अनुपात चेंज होता रहता है उन्हें अस्थायी गैसें कहते हैं। तो देखेंगे स्थायी गैसों में आपके में नाइट्रोजन स्थायी गैस है, इसका अनुपात चेंज नहीं होता। ऑक्सीजन स्थायी गैस है, ऑर्गन स्थायी गैस है। अस्थायी गैसों में जलवाष्प की मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है। आपको पता है बारिश के दिनों में हमारे आसपास जलवाष्प बढ़ जाती है। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में पसीना नहीं सूखता ठीक से, गड्ढे का पानी ठंडा नहीं होता, या आप कोल्ड ड्रिंक निकालते हैं बोतल में तो आपने देखा होगा उसके आसपास बहुत सारी पानी की बूंदें जम जाती हैं। फिजिक्स में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको ये सारे बिंदु जो मैं बोल रहा हूँ जो अन्य सब्जेक्ट के यहाँ लिंकअप हो रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपका एक एक पॉइंट किसी भी सब्जेक्ट का बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप देखेंगे जलवाष्प किस गैस में आती है? अस्थायी गैसों में। कार्बन डाइऑक्साइड अस्थायी गैसों में आती है। आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम ज़्यादा हो रही है पूरी दुनिया में, इस वजह से टेंशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा होगी दुनिया का तापमान उतना ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं या वैश्विक तापमान में वृद्धि कहते हैं, तो उससे क्या होगा? जीवन संकट में पड़ेगा। तो अस्थायी गैसों में पहली गैस जलवाष्प, दूसरी CO2, तीसरी ओजोन। ओजोन भी क्या होती है? कम ज़्यादा होती रहती है। ध्यान रखिए ये ओजोन जो बात हो रही है वो धरातलीय ओजोन की बात हो रही है। एक ओजोन आप पढ़ेंगे संताप मंडल में, और मैं जिस ओजोन की यहाँ बात कर रहा हूँ अस्थायी ओजोन, वो धरातल पर पाई जाने ओजोन की बात हो रही है। धरातल पर पाई जाने वाली ओजोन है वो अस्थायी होती है, कम ज़्यादा होती रहती है। अगली गैस है हाइड्रोजन, ये भी कम ज़्यादा होती रहती है। हीलियम, जेनॉन और
अगली आपकी मीथेन। तो ये गैसें आपकी अस्थायी हैं, ये गैसें आपकी स्थायी हैं। ध्यान रखिएगा, CO2 और जलवाष्प जो हैं वो भारी गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प थोड़ी भारी गैसें हैं और इनका संकेंद्रण अर्थात ये वायुमंडल में बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर प्राप्त नहीं होती हैं। ये पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर तक पाई जाती हैं प्रचुर मात्रा में, उसके बाद ये नगण्य हो जाती हैं। कौन कौन सी गैसें मैं बता रहा हूँ आपको? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये थोड़ी सी भारी गैसें हैं। इनका संकेंद्रण का मतलब है इनका जमावड़ा या ये ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? पृथ्वी सतह से प्रारंभिक 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक, उसके बाद ये नगण्य हो जाती हैं। ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं पाई जाती। 120 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन भी क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। तो आपने समझा पहला पॉइंट, गैसें दो भागों में बांटा, स्थायी और अस्थायी गैसें। अब हम प्रमुख गैसों की बात करेंगे। तो प्रमुख गैसों में पहली गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये फैक्ट सबको पता होगा, बहुत कॉमन है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी? नाइट्रोजन है। 78.08%, कभी कभी इसको 79% भी लिख देते हैं। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। इसका मात्रा कितना होता है? 78.08%। ध्यान रखिएगा, इसका पहला काम क्या है? ये ऑक्सीजन को मंद कर देती है, ऑक्सीजन को मंद कर देती है और दहन क्रिया को, दहन का मतलब है जलने की क्रिया को ये कंट्रोल करती है। देखिएगा, ऑक्सीजन बहुत अत्यधिक सक्रिय गैस है और ऑक्सीजन, अगर आपके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर है प्योर ऑक्सीजन का, उसमें आग लगाएंगे बहुत तेज़ी से आग लग जाएगी। लेकिन वायुमंडल में आप देखते हैं ऐसा नहीं होता है। वायुमंडल में चूंकि ऑक्सीजन के संग नाइट्रोजन मिक्स है, अगर नाइट्रोजन ना होती और हम माचिस की तीली जलाते तो शायद हमारे आसपास आग लग जाती। तो नाइट्रोजन का पहला काम ऑक्सीजन की सक्रियता को कम करना, जिससे कि दहन क्रिया को नियंत्रित किया जा सके। तीसरा काम, पहला काम मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा मात्रा में है 78.08%। दूसरा काम मैंने बताया ऑक्सीजन को मंद करने में इसका बहुत बड़ा रोल है, दहन क्रिया को कंट्रोल करने में। तीसरा काम है कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए नाइट्रोजन बहुत उपयोगी है। देखिएगा, प्रोटीन का निर्माण जो होता है हमारे शरीर में या पेड़ पौधों के शरीर में, मेनली पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। आप सीटेट के उसमें पढ़ते हैं, घटपर्णी पौधे पढ़ते हैं। घटपर्णी पौधे आपने देखा होगा जो क्या करते हैं, वीनस फ्लाईट्रैप वगैरह जो कीड़ों खा जाते हैं, वो कीटों को इसलिए खा जाते हैं कि वो जिस जगह पाए जाते हैं कीटभक्षी पौधे, वहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है और उन्हें नाइट्रोजन की कमी पूरी करनी है। तो क्या करेंगे? किसी भी कीड़े को खा लेंगे और कीड़े के बॉडी में जो प्रोटीन होगा उस प्रोटीन से नाइट्रोजन मिल जाएगी, क्योंकि प्रोटीन बना किससे है? अमीनो अम्ल से, और अमीनो अम्ल किससे बना है? नाइट्रोजन से। तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाएगी। दूसरा पॉइंट, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को स्लो करेगी, उसकी एक्टिविटी, उसकी सक्रियता को कम करेगी और दहन की क्रिया को नियंत्रित करेगी। और जीवों के प्रोटीन निर्माण में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि प्रोटीन बनता है अमीनो अम्ल से और अमीनो अम्ल जो होते हैं नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन अमीनो अम्ल की बात जो है आपसे डिटेल में होगी बायोलॉजी में, तो कौन कौन से अमीनो अम्ल होते हैं, एसेंशियल कौन से होते हैं, नॉन एसेंशियल कैसे होते हैं, प्रोटीन का क्या काम है, प्रोटीन का कौन कौन सा फॉर्म हम कहाँ से लेते हैं, एनिमल प्रोटीन कौन सा होता है, प्लांट प्रोटीन को, सब बातें करेंगे आगे बायोलॉजी में आएगा। तो तीन काम आपने देखा, सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को मंद कर दहन क्रिया का नियंत्रण, प्रोटीन निर्माण में सहायक, क्योंकि प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से और एमिनो एसिड नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण गैस है ऑक्सीजन। 20.95% पाई जाती है, लगभग 21% के आसपास आपके वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन प्राणदायी गैस है, क्योंकि जीवों की श्वसन क्रिया सब इसी से होगी, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है कि ये वायुमंडल में आती कहाँ से है? तो ऑक्सीजन की मात्रा कंट्रोल कैसे होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायुमंडल से और उसको प्रोसेस करने के बाद क्या निकालते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में? वो निकालते हैं ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई कहाँ से हो रही है? हरे पौधों से हो रही है। तभी तो कहा जाता है पौधे ज़्यादा लगाइए, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो जाए और ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए। ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो आप जानते हैं समस्या ही समस्या है। तो आप देखेंगे ऑक्सीजन दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, अत्यधिक सक्रिय गैस है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा
पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये वायुमंडल में मुक्त होती है। तो आपने यहाँ एक फॉर्मूला लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, हालांकि इसको हम बायोलॉजी में बहुत अच्छे डिस्कस करेंगे, यहाँ शॉर्ट में समझिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में छः अणु किसके हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के। 6 एटम पानी के। प्रकाश की उपस्थिति में एक क्रिया होती है कि पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से क्या लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, अपनी जड़ों के द्वारा क्या लेते हैं वो जल, कुछ खनिज इत्यादि भी लेते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में एक क्रिया होती है तो क्या बनता है, ये बनता है ग्लूकोज C6H12O6, और इसमें क्या मुक्त हो जाती है, 6CO2 अर्थात वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। तो ऑक्सीजन दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, अत्यधिक सक्रिय है, और इसके अलावा यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वायुमंडल में मुक्त होती है। अगली बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया प्राणदायी गैस है। दहन क्रिया O2 के बिना असंभव है। ध्यान रखिएगा, आप कुछ भी चीज़ जलाएं अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो दहन क्रिया नहीं होगी। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ नहीं जलेगी। ध्यान रखिएगा, जो अपशिष्ट हैं आपके, अपशिष्ट का मतलब है मेरा जो वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो किसी जैविक घटक की मृत शरीर हो या कोई भी आपका सामान हो, उनके किसमें, उनके सड़ने में, उनके डिकम्पोज होने में ऑक्सीजन का बड़ा रोल है। आप एग्जाम्पल से समझिए, आप एक सेब काट कर रख दीजिए आधा, आप देखेंगे कुछ समय बाद लाल हो जाता है। कैसे हो गया कि उसने ऑक्सीजन से क्रिया की और वो क्या हो गया, लाल हो गया। रखा रहेगा, धीरे धीरे सड़ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, अब घटित हो जाएगा। ये किसकी वजह से हुआ, ऑक्सीजन की वजह से। अगर उसी सेब को आप ऐसे कंटेनर में रख दें जहाँ ऑक्सीजन ना हो तो आप देखते हैं लंबे समय तक चल जाता है। आप देखें, आप चिप्स का पैकेट लाते हैं, चिप्स फुली पैक है तो कई महीने तक सही चल जाता है, और चिप्स का पैकेट कहीं से भी थोड़ा भी आप उसमें सुई चुभो दीजिए जरा सी, तो आप देखेंगे कुछ दिन बाद वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन चली जाएगी और ऑक्सीजन के अंदर क्या हो जाएगा, क्रिया करके वो उसे ख़राब करना शुरू कर देगी। तो दहन की क्रिया ऑक्सीजन के बिना असंभव है, और अपशिष्टों को सड़ाने में भी ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये ऑक्सीजन समझिए आपने, नाइट्रोजन समझी। तीसरी गैस की बात करते हैं, तीसरी गैस है ऑर्गन। ध्यान रखिए, इनका यही क्रम है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 पे आर्गन। देखिएगा, आर्गन जो है अक्रिय गैस होती है, जैसे हम नोबल गैस कहते हैं। अक्रिय गैसें वो होती हैं जो किसी और के साथ क्रिया नहीं करती, इनको विद्युत बल्बों इत्यादि में भरने का काम करते हैं। केमिस्ट्री में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अक्रिय क्यों है, क्योंकि इनका बाहरी कक्षा क्या होती है, फुल होती है। बात करेंगे इसके, बहुत अच्छे से बात करेंगे। आपकी केमिस्ट्री का ख़राब भी है, चिंता मत करिए, अच्छी हो जाएगी। तो अक्रिय गैसों में, अक्रिय गैस कौन कौन सी हैं आपकी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में ये 5 अक्रिय गैस पाई जाती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ से एक सवाल और बनता है, ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है कि इसका परसेंटेज कितना है नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का। कई दफ़ा पूछता है कि अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस वायुमंडल में पाई जाती है, तो आर्गन पाई जाती है 0.93%। इसके बाद अगली गैस आपकी कौन सी है, अच्छा रेडॉन नहीं पाई जाती, ये भी पूछा जाता है कि अक्रिय गैसों में से, नोबेल गैसों में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो कौन सी नहीं पाई जाती, रेडॉन नहीं पाई जाती। तो रेडॉन की चर्चा बाद में करेंगे कि रेडॉन कब कहाँ अस्तित्व में आती है, जब भूकंप पड़ेंगे तब, ठीक है ना, क्योंकि भूकंप जब आता है तो रेडॉन गैस वायुमंडल में फैल जाती है। अगली महत्वपूर्ण गैस है आपकी CO2, चौथे नंबर पर ही है। इसका परसेंटेज है 0.038, बहुत कम है, और आप देख रहे हैं 0.1% भी नहीं है, ठीक सही है। और इसने कितनी तबाही मचा रखी है, अगर ये और बढ़ जाए तो क्या हल करेगी। ध्यान रखिएगा, CO2 वायुमंडल में किस तरह से फैलती है, हमारी श्वसन क्रिया से। हम जब सांस ले रहे हैं, जितने भी हम जीवधारी हैं, तो सांस लेंगे तो क्या होगा, हमारे जो सांस बाहर जाएगी तो उसमें क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा हम किसी जीवाश्म को जलाएं, जीवाश्म का मतलब है किसी भी जंतु या किसी भी पेड़ पौधे के अवशेष को अगर हम जलाएं तो उससे कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा, इसीलिए चूल्हे जलाना बंद कर दिया गया है, सरकार गैस बांट रही है जिससे कि चूल्हे ना जलें। चूल्हे जलने से खाना बनाने वाली महिला को दिक्कत तो होती है, साथ साथ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। बहुत से देशों ने कोयले आधारित संयंत्र बिजली के बंद कर दिए। जैसे ब्रिटेन में एक न्यूज़ आई थी कि ब्रिटेन धीरे धीरे अपने जो कोयले से बिजली बनाने वाले प्लांट हैं उनको बंद कर रहा है, और मेरे ख्याल से उसने बंद भी कर दिए हैं सारे। तो क्यों, क्योंकि कोयला एक जीवाश्म है और वो जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड
सबसे पहली बात, इसका परसेंटेज आप देख रहे हैं 0.038%। दूसरी चीज़, जीवाश्मों के जलने से और हमारी लोगों की श्वसन क्रिया से, अर्थात जीवों की श्वसन क्रिया और जीवाश्मों के जलने से क्या होती है, ये वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। जैसे ऑक्सीजन मुक्त हो रही थी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन कहाँ मुक्त हो रही थी, किसमें, वायुमंडल में। यहाँ मुक्त हो रही है काय से, जीवाश्मों के जलाने से, और श्वसन क्रिया द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण की बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अगली बात करेंगे, ये खतरनाक क्यों है, इससे दिक्कत क्यों है, समझिएगा। ये सूरज से आने वाला जो रेडिएशन है उसको तो आने देती है पृथ्वी तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब पृथ्वी से रेडिएशन बाहर जाता है और जिसकी दीर्घ तरंगें होती हैं उनको ये रोक लेती है। यानी कि सूरज से आने वाले विकिरण के लिए तो पारदर्शी है कि सूरज से आने वाली हीट को तो ये आने देती है, लेकिन जब पृथ्वी से हीट जाती है बाहर तब ये उसको रोक लेती है। अर्थात बहिर्गामी, बहिर्गामी का मतलब है पृथ्वी से बाहर जाने वाले विकिरण के लिए ये कैसा काम करती है, अपारदर्शी। अर्थात जितनी ज़्यादा CO2 की मात्रा होगी उतनी ज़्यादा हीट पृथ्वी के अंदर रहेगी, बाहर नहीं निकल पाएगी, और बाहर नहीं निकल पाएगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर आप जानते हैं बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा इकोसिस्टम का। इसके अलावा ग्लेशियर पिघल जाएंगे बहुत जल्दी, ग्लेशियर की रिपोर्ट आप पढ़ते ही रहते हैं। और ग्लेशियर पिघलने के बाद क्या होगा, नदियों में बाढ़ आ जाएगी और समुद्रों का तल बढ़ जाएगा, यानी कि सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, पृथ्वी पर जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए CO2 को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे आप देखेंगे CO2 को कम करने के लिए सबसे पहले जापान का एक शहर है क्योटो। तो जापान के एक शहर क्योटो में 1997 में एक मीटिंग हुई, बहुत सारे देश उसमें शामिल हुए। जब ये पता लगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि पृथ्वी पर जीवन के लिए संकट है, तो जापान के क्योटो में एक सम्मेलन हुआ और वहाँ बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मंथन किया। मंथन करके कई सारे नियमों पर सहमति बनी कि हम अपने देश में, प्रत्येक प्रतिनिधि ने वहाँ यह वादा किया या वहाँ एक घोषणा पत्र पर सहमति बनी कि हम अपने अपने देशों में उन मानवीय क्रियाकलापों को नियंत्रित करेंगे जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में फैल जाती है। जैसे हम प्रदूषण वाले कारखाने बंद कराएंगे, जैसे हम चूल्हे का उपयोग बंद कराएंगे, जैसे हम जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम करेंगे। तो इस पर सहमति बनी, तो सहमति बनी, उसको क्या कहा गया, क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया, क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया। ध्यान रखिएगा जितने भी आप प्रोटोकॉल पढ़ते हैं कि अर्थ सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, ठीक है ना, ये जब मैं आपको पर्यावरण संरक्षण पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। अभी चूंकि जिक्र आया है CO2 का तो बताना आवश्यक है। तो 97 में क्योटो प्रोटोकॉल में सहमति बनी कि धीरे धीरे सभी देश अपने यहाँ ऐसे मानवीय क्रियाकलापों को कम करेंगे जो मानवीय क्रियाकलाप CO2 की वृद्धि से संबंधित है। बाद में इसका संशोधित रूप आया कब, 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के रूप में। तो ये दो सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करने के क्रम में हैं। ध्यान रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम या नियमों का समूह। प्रोटोकॉल इंग्लिश का एक वर्ड है और इसका मतलब है रूल और सेट ऑफ रूल, नियम या नियमों का समूह। तो यहाँ बहुत सारे नियम डिसाइड किए गए कि प्रत्येक देश अपने यहाँ इन चीज़ों पर बैन लगाएगा जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ना बढ़े। तो अब मैं समझता हूँ CO2 क्लियर हो गई होगी। अगली गैस आपकी इंपॉर्टेंट है ओजोन। ध्यान रखिएगा, ओजोन आपकी पाई जाती है कहाँ, समताप मंडल में। ओजोन का फॉर्मूला है O3। ओजोन नीले रंग की गैस है और सड़ी मछली जैसी इसमें तीखी गंध आती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि नीले रंग की और सड़ी मछली जैसी तीखी गंध किसकी है, तो ओजोन की है, समताप मंडल में पाई जाती है। और समताप मंडल में ध्यान रखिएगा, समताप मंडल दूसरी लेयर है, पहली क्षोभ मंडल और दूसरी समताप मंडल। इसके बाद हम सब वो लेयर पढ़ेंगे, सारी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो समताप मंडल में ओजोन परत क्या करती है कि सूरज से आने वाली जो प्रकाश है उसमें जो परावैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, उनको रोक लेती है। और रोकने के बाद उससे क्या बेनिफिट है कि पृथ्वी का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ पाता और पृथ्वी पर त्वचा कैंसर जैसी समस्या भी उत्पन्न नहीं हो पाती। तो ओजोन एक महत्वपूर्ण गैस है जो समताप मंडल में एक लेयर के रूप में विद्यमान है। आगे पढ़ेंगे हम लेयर में। तो वो लेयर क्या करती है, पृथ्वी पे आने वाले सूर्य के प्रकाश में से परावैंगनी किरणों को रोक लेती है। ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, उस लेयर को नुकसान है
आपने पढ़ा होगा कि ओजोन परत में छेद हो रहा है। हालांकि अभी आप सब लोग लॉकडाउन में घर पे हैं और आप न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, इस समय आपने देखा होगा कि अभी एक रिपोर्ट आई है कि जो ओजोन परत में छिद्र था वो अब रिकवर हो गया है, ख़त्म हो गया है। बात करते हैं उसकी भी। तो देखेंगे ओजोन परत में छिद्र या ओजोन परत को नुकसान कैसे होता है। देखिएगा, मैं आपको यहाँ थोड़ा चित्र बना के दिखाता हूँ। जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा जैसे हम इक्वेटर कहते हैं, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ठीक है। इसके चारों तरफ मान लीजिए ये वायुमंडल है, पूरा ये वायुमंडल है। इसमें ये पहली परत आपकी क्षोभमंडल, ठीक है ना, और दूसरी परत आपकी समताप मंडल, ठीक है ना। तो पृथ्वी ये आपका पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, यहाँ आप देखेंगे, और ये मैंने आपकी पृथ्वी बना दी। और पृथ्वी के बाद आप जाएंगे क्षोभमंडल में जाएंगे पहले, उसके बाद आप जाएंगे समताप मंडल में जाएंगे। समताप मंडल जैसे जाएंगे यानी क्षोभमंडल से जैसे ही ये आपका क्षोभमंडल है, इससे जैसे ही आप समताप मंडल में जाएंगे तो यहाँ आपको ओजोन परत मिलेगी। ओजोन परत क्या कर, और ऊपर और भी लेयर हैं, मैंने 3 ही बनाई है समझाने के लिए। तो सूरज से आने वाले प्रकाश में से क्या करेगी ओजोन परत, पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रा वायलेट रेस को ये रोक लेगी, ठीक है ना। अब ये रोक लोगी तो इससे क्या होगा कि पृथ्वी पर तापमान ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और पृथ्वी पर त्वचा कैंसर की भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इस ओजोन परत में छिद्र पाया गया था 1984 में, और जब जांच की गई तो पता लगा कि जो जेट विमान उड़ते हैं, आपने देखो जेट विमान जो हम युद्ध में इस्तेमाल करते हैं, राफेल का नाम सुना होगा, सुखोई का सुना होगा आपने, मिराज का सुना होगा, बहुत सारे हमारे वायुसेना विश्व में सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं में एक है, हमें गर्व है इस पर। तो जेट विमानों से निकलने जो जेट विमानों में हम फ्यूल यूज करते हैं, जो ईंधन यूज करते हैं, वो ईंधन जब जलता है तो उस ईंधन के जलने के फलस्वरूप नाइट्रस ऑक्साइड नामक गैस निकलती है। तो ओजोन परत के लिए वो नुकसानदेह है। और आप ध्यान रखिएगा, एक बहुधा पूछा जाता है CFC, इसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हालांकि अब ये यूज़ नहीं होती। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कूलिंग एजेंट है। कूलिंग एजेंट से मेरा मतलब है कि फ्रिज में, AC में इत्यादि में आपने सुना होगा गैस भरी जाती है। तो वो गैस जो होती है वो कूलिंग एजेंट का काम करती है। तो फ्रिज AC में कूलिंग करने का काम उस गैस के थ्रू होता है। CFC अब यूज़ नहीं होती, अब इसकी जगह और नए कूलिंग एजेंट आ गए हैं। जब से ये पता लग गया कि CFC नुकसानदेह है ओजोन के लिए, तब से ये इसका बैन कर दिया गया। बहुत कम इस्तेमाल होता है या शायद बिल्कुल नहीं होता, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत को किससे नुकसान है। तो पहला आप देखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, अर्थात वो गैस जो जेट विमानों के ईंधन जलने के फलस्वरूप निकलती है, और CFC से नुकसान है। अब देखेंगे 1984 में क्या हुआ। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे की एक टीम थी। देखिए, अंटार्कटिका हमारा एक महाद्वीप है, बहुत छोटा महाद्वीप है, श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। इसकी डिटेल चर्चा आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में होगी, जब मैं आपको कोर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। तो अंटार्कटिका आप देखेंगे दक्षिणी ध्रुव पर है। अगर मैं आपको यहाँ बनाऊँ थोड़ा सा, यहाँ पृथ्वी दोबारा बना देता हूँ, आशा करता हूँ आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। ये आपका पृथ्वी, ये विषुवत रेखा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये आपकी और अक्षांश रेखाएं, ये आपकी देशांतर रेखाएं, ये आपके लॉन्गिट्यूड हैं, और जो ऐसे बनाए थे वो लैटिट्यूड हैं, ठीक है। बहुत विस्तार से बताऊंगा आपको, भविष्य में कभी दिक्कत नहीं होगी, ये क्यों हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो आप जब नीचे जाते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं, तो यहाँ दक्षिणी ध्रुव है, तो यहाँ पे 7वां महाद्वीप है अंटार्कटिका। तो ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, उस महाद्वीप पे किसी का कब्जा नहीं है। 1950s के दशक में, मैं डेट भूल रहा हूँ, शायद 1951 या 1959 में, 1959 में सभी देशों के मध्य एक समझौता हुआ कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई भी देश अपना कब्जा नहीं करेगा। वो महाद्वीप सिर्फ और सिर्फ साइंस के लिए समर्पित है, वहाँ जाके सिर्फ आप रिसर्च कर सकते हैं। इसी क्रम में 1984 में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के 3 वैज्ञानिक थे। जे शंकलिन मैन थे, जोसेफ फारमैन और बी गार्डनर। 3 वैज्ञानिक, जे शंकलिन, जोसेफ फारमैन और बी गार्डनर, ये तीनों जब वहाँ पहुँचे, उन्होंने वहाँ स्टडी की तो पाया कि ऊपर ओजोन परत में छेद है। जब उन्होंने अच्छे से चेक किया, कंफर्म हो गए कि हाँ वहाँ छेद है, तो उन्होंने सबको बताया, और धीरे धीरे ये बात पूरी दुनिया में फैली
तो और लोगों ने और साइंटिस्ट ने भी उसको क्रॉस चेक किया और पाया वाकई में वहाँ छेद है। तो आपको पहले पता होना चाहिए ओजोन परत के छेद के बारे में कब पता लगा, 1984 में। ओजोन परत का छेद है कहाँ, अंटार्कटिका पर है। अंटार्कटिका 7वां महाद्वीप है। और कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव पर है। ओजोन छिद्र को पता करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे, अंटार्कटिक सर्वे दल के 3 वैज्ञानिक, जे शंकलिन, बी गार्डनर और तीसरे हैं आपके जोसेफ फार्मेन। इन तीनों ने पता किया, पूरी दुनिया में बताया। जब पूरी दुनिया में कंफर्म हो गया कि हाँ वहाँ छेद है और इससे बहुत समस्या होगी, तो इसके लिए 1987 में कनाडा का एक शहर है, कनाडा आपने सुना होगा, कनाडा रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल में पूरी दुनिया के देशों की बैठक हुई और वहाँ इसके कारणों की समीक्षा की गई कि ये किस वजह से छेद हो रहा है। तो पाया गया कि CFC, नाइट्रस ऑक्साइड और बहुत सारी क्रियाकलाप इसमें डिसाइड किए गए कि इस वजह से इसमें छेद हो रहा है। तो फिर वहाँ पे एक सहमति बनी कि प्रत्येक देश अपने यहाँ ऐसे क्रियाकलापों को कम करेगा जिससे ओजोन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो सहमति जानी जाती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद क्या हुआ कि 1994 में यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में घोषित किया। 1994 में घोषित किया, दिसंबर 1994 में। और ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है और शुरुआत 1995 से हुई। नोट्स मैं आपको भेजूंगा, उसमें लिखा रहेगा, या जगह गंदी तो लिखा नहीं है। तो 1995 से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अगला जो वर्जन है, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद फिर धीरे धीरे और सम्मेलन हुए ओजोन के लिए। उसके बाद एक महत्वपूर्ण सम्मेलन और आया, किगाली समझौता। किगाली एक शहर है रवांडा का, रवांडा एक देश है और रवांडा एक देश है अफ्रीका का, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो यहाँ पे किगाली समझौता हुआ, ये भी किसके संबंध में था, ओजोन के संबंध में था। तो कई दफ़ा प्रश्न आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन या कौन सा प्रोटोकॉल ओजोन के संरक्षण से संबंधित है। हालांकि मैं आगे जब पर्यावरण संरक्षण पढ़ाऊंगा तो इन सभी सम्मेलनों की बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा, क्योंकि COP16, COP15 बड़े जटिल हैं, समझ रहे हैं ना आप, मैं आसान कर दूंगा उनको। तो देखेंगे ओजोन को आपने समझा। अगला महत्वपूर्ण कंटेंट क्या है आपका, जलवाष्प। हमने महत्वपूर्ण गैसें समझी कि वायुमंडल के 3 घटक हैं, गैस हैं, तो हमने मेन गैसों की बात की। अब बात करते हैं जलवाष्प की। जलवाष्प भी एक घटक है पानी के गैसीय रूप को। पानी एकमात्र ऐसा ज्ञात तत्व जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस बर्फ के रूप में, द्रव पानी के रूप में और गैस के रूप में भाप या जलवाष्प पाई जाती है। जलवाष्प पानी का गैसीय रूप है और इसकी जो उपस्थिति है वो घटती बढ़ती रहती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये अस्थायी गैसों में आती है, अस्थायी गैसों में आती है क्योंकि इसका अनुपात कम ज़्यादा होता रहता है। तो जलवाष्प की जो मात्रा है 0 से 4%, कुछ मानक बुक्स में, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में 0 से 5% तक दिखाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जलवाष्प की मात्रा जो है कम ज़्यादा होती रहती है। तो आप देखेंगे 0 से 4% या 5% तक जलवाष्प पाई जाती है पृथ्वी के वायुमंडल में। इसे पृथ्वी का कंबल कहते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। आप ये मत सोचिए सिर्फ CTET UPTET में, अच्छी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पृथ्वी एक कंबल क्यों कहती है, क्योंकि ये पृथ्वी को ना ज़्यादा गर्म होने देती है ना ज़्यादा ठंडा होने देती है। आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम होता है तो उमस बढ़ती है, तो आप कहते हैं गर्मी हो रही है, बारिश होगी, और जैसी बारिश होती है तो मौसम ठंडा हो जाता है। कैसे कि जब उमस बढ़ रही होती है, इसका मतलब है आपके आसपास वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ रही है, और जलवाष्प की मात्रा जब बढ़ेगी तो गर्मी होगी, उमस होगी, और जब बारिश हो जाएगी तो मौसम खुशनुमा हो जाएगा। तो ये पृथ्वी को ना ज़्यादा गर्म होने देती है ना ज़्यादा ठंडा, इसलिए इसे पृथ्वी कंबल कहा जाता है। समस्त मौसमी परिघटनाएँ, जितने भी मौसमी परिघटनाएँ, चाहे बादलों का निर्माण है, चाहे कोहरा है, चाहे पाला है, चाहे आपका ओले गिर रहे हैं, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, जलवाष्प की वजह से हो रहा है। ठीक है ना, ओस, कोहरा, बादल, वर्षा, ये सब जो मौसमी परिघटनाएं मैं यहाँ लिखे हुए हूँ, ओस, कोहरा, बादल, वर्षा, इन सब के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है, जलवाष्प है। तीसरा जो घटक है इसका वायुमंडल का, वो है एरोसोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा इसको। एरोसोल है क्या, मैं थोड़ा सा ऊपर बोर्ड मुझे साफ़ करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब ये सारा काम हो गया है तो मैं यहाँ थोड़ा हटा देता हूँ। देखिएगा, आपने जून के महीने में, आप बड़ा इस साल तो नहीं सुनेंगे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, मानवीय क्रियाकलाप ठप हैं, तो प्रदूषण कम है। आपने सुना भी होगा, पेपर में आ भी रहा है कि सहारनपुर से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और
पंजाब से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे फेसबुक के जो मीमर्स हैं वो पता नहीं क्या क्या मीम भी बना रहे हैं इस पर। तो आप यहाँ देखेंगे कि एरोसॉल क्या है। तो आप देखते होंगे हर साल मई जून के महीने में जब बारिश से पहले का समय होता है तो उस समय क्या होता है कि ख़बर चलती है कि दिल्ली में या मुंबई में, खासकर दिल्ली खबर आती है कि दिल्ली में पीएम लेवल बढ़ गया है। पीएम लेवल 2.5 और पीएम लेवल 10, बहुत सुना होगा। पीएम लेवल 10, पीएम लेवल 2.5, ये क्या होता है समझिएगा, इसी से लिंकअप है। पीएम 2.5, पहली बात तो पीएम का नाम क्या है। पीएम का मतलब प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर नहीं है। पीएम है पार्टिकुलेट मैटर। अब देखिएगा, पीएम ना हो गया, वास्तव में एसपीएम है, और एसपीएम का मतलब है सस्पेंडेड। आशा करता हूँ आपको साफ दिख रहा होगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है ना। ये हैंड राइटिंग मेरी नहीं है, मेरी वाइफ की है, और चूँकि मैं इतना अच्छा नहीं लिख पाता इसलिए मैं उनका, और ये वीडियो में जो बना पा रहा हूँ वो उनकी प्रेरणा से बना पा रहा हूँ। प्रेरणा कहिए या ताने मिक्स प्रेरणा कहिए, ये उनके बिना संभव नहीं है, ये सब वही लिखती हैं। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो एसपीएम पूरा वर्ड है जिसको शॉर्ट में पीएम कह देते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इसे कहते हैं निलंबित कणकीय पदार्थ। देखिएगा, आपके आसपास मकान निर्माण हो रहा है तो किसी मजदूर ने सीमेंट का बोरा फेंका तो बहुत सारी सीमेंट उड़ती है। तो सीमेंट उड़ने के बाद आप देखते हैं कि कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं हुआ है। सीमेंट के बहुत से कण तो नीचे बैठ गए, लेकिन जो कण बहुत छोटे हैं, जो हवा से हल्के हैं, वो कभी भी नीचे नहीं बैठेंगे। इसी तरह से आपके यहाँ चूल्हा जल रहा है या आप कुछ और ऐसा काम करें जिसमें बहुत बारीक कण निकल रहे हैं, कहीं धातु कटाई हो रही है, कहीं पॉलिश हो रही है, तो बहुत छोटे छोटे कण जो होते हैं, या बाइक चला रहे हैं तो आपकी बाइक से धुआं निकल रहा है, तो उनसे बहुत छोटे छोटे जो कण होते हैं जो इतने हल्के होते हैं कि नीचे नहीं आते, हवा में तैरते रहते हैं, वो छोटे छोटे कणों को हम कहते हैं निलंबित कणकीय पदार्थ। निलंबित का मतलब क्या है कि किसी काम के दौरान वो हट गए अलग, उनका कोई यूज नहीं हुआ, तो उन्हें कहते हैं निलंबित कणकीय, यानी कण के रूप में होते हैं, तो उन्हें कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इसी को एरोसॉल कहते हैं, ठीक है ना। अब आती है पीएम 2.5 और पीएम 10 पे। पीएम 2.5 की अगर बात करें तो ऐसे निलंबित कणकीय पदार्थ जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर से कम है, यानी कि बहुत छोटे हैं, और ऐसे जिनका आकार 2.5 से ज़्यादा है, 2.5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा बड़े साइज के हैं, और 10 माइक्रोमीटर तक के हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इतने छोटे हमें दिखाई नहीं देंगे। नुकसान क्या होगा, एक तो ज़्यादा हो जाएंगे तो विजिबिलिटी कम हो जाएगी। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अभी इंडिया गेट का फ़ोटो आया था कि इंडिया गेट का फ़ोटो किसी ने फेसबुक पे पब्लिश किया था कि इंडिया गेट आधा पहले का, लॉकडाउन से पहले का, और आधा इंडिया गेट अब का तो बिल्कुल क्लियर साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे अब एरोसॉल कम हो गए। क्योंकि एरोसॉल कैसे होते हैं, मानवीय क्रियाकलापों से होते हैं। तो यहाँ पे उन एरोसॉल अर्थात निलंबित कणकीय पदार्थ का साइज जिनका 2.5 माइक्रोमीटर से कम है उन्हें पीएम 2.5 कहते हैं, और जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच है उन्हें पीएम 10 कहते हैं। और इनका लेवल जब बढ़ता जाता है तो उस एरिया विशेष में श्वसन संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप जब सांस लेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर चले जाएंगे। अब मान लीजिए कि आपके आसपास वाहन का धुआं है तो उस पर बहुत सारे कण आपके अंदर जाएंगे, तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, कैंसर हो जाएगा, श्वसन संबंधी बीमारियां हो जाएंगी। तो एरोसॉल और पीएम 2.5 आपको समझ में आया होगा। तो एरोसॉल भी हमारे वायुमंडल का एक घटक है, इसको मैंने लिखा हुआ है एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इसमें क्या क्या आता है आपका, इसमें आपके कालिख आएगी, वाहनों के धुएं से निकले हुए कण आएंगे, पराग कण जो देखे होंगे आपने फूलों के, तो वो भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब एरोसॉल में शामिल है। तो आपने इस वीडियो में समझा कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल पृथ्वी पर क्यों है और चंद्रमा पर क्यों नहीं है। इसके अलावा आपने देखा कि वायुमंडल का कार्य क्या है, कि पृथ्वी के जैविक घटकों को आवश्यक गैसें, जल इत्यादि उपलब्ध कराना। वायु कौन कौन से संगठक हैं, गैसें, जलवाष्प, एरोसॉल। आपने सारी चीज़ें समझी। आशा है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इस लेक्चर के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप नंबर में लिख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर 8218598170। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज किए।
और मैं इसके आपको नोट्स दूंगा। अगले लेक्चर में आपको वायुमंडल की सभी परतों को बहुत विस्तार से समझाऊंगा। मैंने पहले सोचा कि वीडियो एक ही वीडियो में इसको बना दूं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, मुझे कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता चीज़ों के साथ। मैंने पहले कोशिश भी की थी इससे पहले एक वीडियो शूट करने की, लेकिन फिर मुझे लगा बीच में कि ऐसे हो नहीं पाएगा। अगर मैं एक ही वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा तो वीडियो 1.5-2 घंटे का बनेगा, आनंद नहीं आएगा। देखिएगा, आप बहुत जगह पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। मेरी कोशिश ये है कि आप जब मेरा लेक्चर देखें तो फिर आपको कंप्लीट सेटिस्फेक्शन हो, आपको ज़रा सी भी कमी लगे तुरंत मुझे आप कमेंट करें, इस नंबर पे मैसेज करें। आपको जहाँ भी सही लगे, जैसे भी आपको लगे कि सर ये चीज़ें चेंज करनी है या यहाँ और सुधार की आवश्यकता है। मैं भी एक लर्नर हूँ, जैसे आप हैं, आप भी सीखने की अवस्था में, मैं भी सीखने की अवस्था में हूँ, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया तो निरंतर चलती है। तो सबसे बेहतर क्या होता है कि हमें खुद नहीं पता लग पाता कि हमारी क्या कमियाँ हैं। आपसे मेरा विशेष आग्रह है कि आप अगर वीडियो देख रहे हो तो अवश्य कमेंट करें, चाहे अपना सुझाव दें, चाहे आप मैंने जो किया है उसका जो भी आप रेटिंग करेंगे कैसा है, इससे मुझे प्रेरणा मिलेगी और अपने काम को सुधारने में मदद मिलेगी। ठीक है ना। तो इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करेंगे।